हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द डेटा प्री प्रोसेसिंग सीरीज। और आज हम सीखने वाला है कि हम हमारे डेटा सेट को किस तरह स्प्लिट कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट सी द फ्लो पाथ फॉर दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम हमारे डेटा सेट को टारगेट और प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स के अंदर किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। क्या होते हैं टारगेट वेरिएबल, क्या होते हैं प्रेडिक्टिव वेरिएबल, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़े थियरी सेक्शन में आएंगे और दोनों पर्सपेक्टिव सीखेंगे कि अगर एक बार हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में अपने डेटा सेट को डिवाइड ना करें और बाद में अगर कैलकुलेशन करें तो क्या दिक्कत आती है और उन दिक्कत का सॉल्यूशन उनको डिवाइड करने से किस तरह आता है। तो एक बार आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बाद में हम साइकिट-लर्न की मदद से हम अपने डेटा सेट को किस तरह ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट के अंदर डिवाइड करते हैं वो भी सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो राइट नाउ आई एम इन माई गूगल कोलैब और मैंने अपने डेटा सेट को यहाँ पे लिंक कर दिया है। इसका फोल्डर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल ड्राइव के फोल्डर में जाके आप स्प्लिटिंग ऑफ डेटा सेट के फोल्डर में जाके आपको दो IPython नोटबुक्स मिलेगी, एक प्रैक्टिस नोटबुक और सॉल्यूशन नोटबुक। आप उनको इंपोर्ट करके और वहाँ पे आपको डेटा सेट भी मिलेगा, उसको यहाँ पे लोड करके आप गूगल कोलैब में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपको GPT नोटबुक में करना हो दैट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपनी लाइब्रेरीज को लोड करता हूँ और जो मेरा डेटा सेट था मैं उसको लोड करता हूँ। और एक चीज़ कि यहाँ पे मेरा डेटा सेट था, हमने अब तक देखा कि वो CSV फॉर्मेट में थे, बट यहाँ पे मेरा डेटा सेट .xls में, इट मीन्स कि वो अभी एक्सेल के फॉर्मेट में। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे रीड एक्सेल लिखा हुआ है। ठीक है, अभी अपने डेटा सेट को एक बार देखते हैं। तो सी ये मेरा एक डेटा सेट है और ये सेम डेटा सेट है जो हमने पिछले वीडियो के अंदर कैटेगरिकल वैल्यूज को डील करने के लिए यूज़ किया था। उसके अंदर हमने क्या किया था कि अपने कैटेगरिकल वैल्यूज को यहाँ पे वन हॉट एनकोडिंग की मदद से न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और यहाँ पे ठीक है, तो इस डेटा के अंदर कोई भी नल वैल्यूज नहीं है और फिर वैसा कुछ नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ हम ऑलरेडी करके आए। तो एक बार इस डेटा सेट को समझते हैं। तो ये डेटा सेट पर्सनस का है, इट मीन्स कि यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये कोई एक पहला पर्सन है जो है पर्टिकुलरली कनाडा का। इसकी सैलरी $46,205 है। इसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 1.3 का है और हमें देखना है कि क्या उसने हमारा प्रोडक्ट वो परचेस किया था कि नहीं किया था। इट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो इस बंदे ने कनाडा के जिसकी सैलरी 46,205 है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 1.3 है, उसने हमारे प्रोडक्ट को परचेस किया था। ऐसे इसी तरह के सभी पर्सन्स के हमारे पास डेटा है। टोटल हमारे पास 30 रोज है, इट मीन्स 30% के डेटा है, वो अलग अलग कंट्रीज के, उनकी सैलरी डिफरेंट है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंस है और उन्होंने आइटम को परचेस किया था कि नहीं किया था, ये हमें डेटा सेट शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम अपने डेटा सेट को टारगेट और प्रेडिक्टिव वेरिएबल के अंदर डिवाइड करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि हमारे इस डेटा सेट का मकसद क्या है, व्हाट आई मीन टू से, कि हम करना क्या चाहते हैं। तो हम इस डेटा की मदद से, ठीक है, हम एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर अगर हम उस मॉडल को वैल्यू दें कि भाई ये बंदा देखो कनाडा का है, इस बंदे की सैलरी वो पर्टिकुलर नए बंदे की हो वो डालो, उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डालेंगे हम, और फिर देखेंगे कि हमारे पास डेटा के बेस पर से क्या वो आदमी हमारा प्रोडक्ट परचेस करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है कि हमारा टारगेट है कि वो क्या हमारा प्रोडक्ट परचेस करेगा कि नहीं करेगा। दैट्स वाई तो ये जो परचेस कॉलम है वो हमारा टारगेट वेरिएबल हुआ। ठीक है, एंड सिमिलरली इस परचेस कॉलम को प्रेडिक्ट करने के लिए जितने भी कॉलम्स यूज होते हैं वो सारे हमारे प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे देखो कि हमारे इस डेटा सेट बहुत ही छोटा है और ये सारे कॉलम्स यूज हो रहे हैं, तो ये सारे कॉलम्स प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स के अंदर आएंगे। बट मानो कि यहाँ पे आपके यूजर का फोन नंबर होता तो क्या वो सच में उसको इंक्लूड करना यूजफुल होता हमारे इस परचेस को टारगेट करने के लिए? नहीं ना। तो दैट्स वाई पूरे डेटा सेट को डील ना करना पड़े, इसलिए हम अपने डेटा सेट को प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स के एक कॉलम के अंदर डिवाइड करते हैं। इनफैक्ट इसको आप मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स भी बोल सकते हो, और उसके अंदर हम उसी को इंक्लूड करते हैं जो हमारे टारगेट वेरिएबल के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मेरे डेटा सेट छोटा है और ये सारे कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये तो आपको 4 कॉलम्स इसलिए लग रहे हैं, बट एक्चुअल में ये एक ही कॉलम था पहले कंट्री का। ठीक है, इसको हमने एनकोड किया इसलिए आपको यहाँ पे 4 कॉलम दिख रहे हैं, बाकी सैलरी और एक्सपीरियंस दोनों यूजफुल कॉलम है। तो हमें यहाँ पे सारे को इंक्लूड करना होगा। तो उसको किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हमारा जो प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स होता है उसको हम कैपिटल X के अंदर इंक्लूड करते हैं, और हम इस डेटा फ्रेम में से इतने एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस करेंगे? तो हम इंडेक्स की मदद से एक्सेस करेंगे, और उसके लिए एक पेंडास की मेथड है .ilog। ठीक है, तो अगर आपको पता हो, पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हमें पहले लिखना है अपने डेटा फ्रेम का नाम, जिस भी डेटा सेट के अंदर, जिस भी डेटा फ्रेम के अंदर आपको इंडेक्स से एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो उस डेटा फ्रेम का नाम, बाद में आपको ilog स्पेसिफाई करना है। ठीक है, इस मेथड का मतलब है कि लोकेशन बाय इंडेक्स, और अभी हमें यहाँ पे इंडेक्स डालनी होगी कि आपको इस डेटा सेट में से कितनी चीज़ें
लेनी है, ठीक है। पर इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का है कि आपको रोज और कॉलम दोनों डालने होंगे। इट मीन्स कि देखो मैंने यहाँ पे कॉमा डाला है और कॉमा से पहले आपको कितनी रोज चाहिए वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा, और कॉमा के बाद आपको कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मानो मुझे सेकंड रो चाहिए और मुझे ये लास्ट सेकंड कॉलम चाहिए, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे अगर मानो मुझे सेकंड रो चाहिए तो मैं देखो 0, 1 और 2 ऑलरेडी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे यहाँ पे सिंपल 2 को लिखना होगा। और मानो कि मुझे यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो कौन से नंबर पे, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। स्टार्टिंग से ये 5th नंबर पे। और आपको एक बात अगर ना पता हो तो पाइथन के अंदर जो पीछे से जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो नेगेटिव से होती है। व्हाट इट मीन्स कि देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहे इंडेक्स सिमिलरली पीछे -1 से स्टार्ट होती है। परचेस्ड -1 इंडेक्स पे होगा। अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूंगा तो मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली -1, -2, -3, -4, -5, और ये माइनस की वैल्यूज रियली बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि देखो पहले मुझे यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके आना पड़ा कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मुझे पता है लास्ट सेकंड है, बट पहले से कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे कैलकुलेट करके आना पड़ा। बट अगर आप माइनस इंडेक्स से इस्तेमाल करते हो तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो -2। तो अभी मैं पहले आपको 5 नंबर डाल के बताता हूँ और एक बार अपना एक्स देखते हैं। सी देखो मुझे यहाँ पे 1.5 वैल्यू मिली, ठीक है। तो वो कैसे मिली, तो मुझे सेकंड रो की ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पे 1.5 था। तो सिमिलरली मैंने रोज और कॉलम की मदद से इस कॉलम को एक्सेस किया। अभी यहाँ पे अगर मैं -2 भी डालूंगा तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, सी 1.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप असेंडिंग ऑर्डर की इंडेक्स को भी फॉलो कर सकते हो और माइनस से भी कर सकते हो, दोनों बेटर। हम यहाँ पे माइनस इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इतना फोकस दे रहा हूँ माइनस पे। नाउ अभी तो मानो ये तो सिर्फ एक कॉलम हो गया, ठीक है। अभी मेरे को मानो कि ये सेकंड की पूरी रो चाहिए होती तो भाई क्या होता, तो पहले देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है कि भाई रो के अंदर तो मुझे सिर्फ 2 नंबर ही चाहिए, पर मुझे कॉलम पर्टिकुलरली इस रो के लिए सारे चाहिए। व्हाट आई मीन्स कि मुझे देखो ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू भी चाहिए, कनाडा की वैल्यू भी चाहिए, दुबई की वैल्यू भी चाहिए, यूएसए की, सिमिलरली ये सारे कॉलम्स की वैल्यू चाहिए। तो मुझे कॉलम्स के अंदर क्या करना होगा, अगर आपको नहीं पता हो तो आपको क्या करना होगा कि देखो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा, मैं रेंज का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और इस रेंज में मुझे यहाँ पे पहले जो मेरा लोअर बाउंड होगा वो डालना होगा और यहाँ पे अपर बाउंड डालना होगा। अभी लोअर बाउंड इट मीन्स मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल कौन सा है, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करना है। अभी ऑस्ट्रेलिया के इंडेक्स कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया 0 पे, ठीक है। तो मैं सिमिलरली यहाँ पे 0 डाल दूंगा और अभी मुझे यहाँ इसको कहाँ तक ले जाना है, तो मुझे देखो अभी परचेज कॉलम लास्ट तक ले जाना है, ठीक है। बट एक चीज़ कि आपको पता होगा पाइथन के अंदर जो रेंज होती है वो लोअर बाउंड को इंक्लूड करती है, जबकि अपर बाउंड यानी जो आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे देखो मैं अगर मानो परचेस कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसकी इंडेक्स कौन सी है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर मैं 6 लिखूंगा यहाँ पे तो परचेस कॉलम इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेंज के अंदर अपर बाउंड एक्सक्लूड होती है। इट मीन्स कि वो इंक्लूड नहीं करेगा। अगर आपने 6 लिखा है तो वो 0 से लेकर 5 तक ही जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये 6 नंबर पे, तो मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा, मुझे यहाँ पे 7 डालना होगा, ठीक है। तो सिमिलरली देखो अभी मुझे यहाँ पे पूरी रो मिली, देखो आपको ऑस्ट्रेलिया 0, 1 वो सारी ऐसे हम यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी होगी, ठीक है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 1.5 वाली, ओके। तो हमने एक चीज़ सीखी कि भाई देखो एक रो में पूरा कॉलम ऐसे लेने हो तो कैसे ले सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए भाई, तो हमें कैसा चाहिए कि हमें कॉलम्स के अंदर यहाँ तक चाहिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तक, बट रोज हमें सारी चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली भाई रोज तो हम सारे इंक्लूड करेंगे। अगर आपको डेटा सेट में ऐसा हो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था कि 0 से लेके यहाँ तक 7 तक चाहिए, वो हमने स्टेट किया था, ठीक है। बट अगर आपको नहीं पता हो कि भाई मेरी लेंथ यहाँ से कितनी है, तो आप रेंज के अंदर अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड स्पेसिफाई नहीं करते हो, वो तो पूरे के पूरे जो भी अगर यहाँ पे कॉलम का सेक्शन है तो सभी कॉलम को इंक्लूड कर देगा। जैसे कि देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करके बताऊँ, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, सी, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें सारी रोज चाहिए तो हम कॉलम्स रोज के नाम ही नहीं लिखेंगे, ठीक है। अपर बाउंड लोअर बाउंड स्पेसिफाई नहीं करेगा और हमें पूरी रोज यहाँ पे मिल गई। सिमिलरली अभी कॉलम में मुझे क्या चाहिए, तो भाई कॉलम में मुझे ऑस्ट्रेलिया से लेके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तक चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया तो देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं इस 0 को स्पेसिफाई भी नहीं करूंगा तो फिर भी चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि देखो लोअर बाउंड को स्पेसिफाई नहीं किया। इट मीन्स कि वो जो सबसे लोएस्ट बाउंड होगा, इट मीन्स कि 0 इंडेक्स, वो अपने आप डाल देगा। मुझे यहाँ पे अपर बाउंड स्पेसिफाई करना है क्योंकि मुझे पूरा रो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा -1। अब क्वेश्चन ये आएगा भाई -1 क्यों, मुझे तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तक चाहिए। बट मैंने आपको पहले भी बोला कि रेंज के अंदर अपर बाउंड एक्सक्लूड होता है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे आप 7 डालोगे तो 6 तक जाएगा, अगर -1 डालोगे तो -1 -1
एक जो भी लास्ट आपका इंटीजर हो, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जो भी लास्ट इंटीजर हो उससे एक स्टेप कम, भाई -1 से -1 करो, उसके अंदर एक स्टेप कम करो तो क्या आएगा -2। तो हमारी रेंज यहाँ से 0 से लेकर -2 तक जाएगी। -2 पे कौन सा एलिमेंट है, तो अरे ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। सो सिमिलरली हमें जो चाहिए वो हमें यहाँ पे एक्स के अंदर मिल जाएगा, पूरा एक डेटा फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और यहाँ पे पूरे के पूरी हमें रोज मिल गई। तो हमारा पहला काम खत्म हुआ प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स का मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स बनाने का। ओके, अभी हमारा सेकंड काम कौन सा, हमें टारगेट वेरिएबल चाहिए। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे सेम मेथड अप्लाई करेंगे, आईलॉग की अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ के देखो, मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स लिया था और यहाँ पे मैं स्मॉल वाई ले रहा हूँ क्योंकि ये बाई कन्वेंशनल चीज़ है, ठीक है। ये जो एक्स है वो एक डेटा फ्रेम होगा, वो मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स होगा, और जो मेरा टारगेट वेरिएबल होगा उसको मैं स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, जबकि मेरे प्रेडिक्टिव वेरिएबल को मैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। ये बाई कन्वेंशनल चीज़ है जो मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें भी इसी फॉर्मेट में सीखना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम डेटा फ्रेम में मुझे आईलॉग की मदद से ओके, यहाँ पे देखो मुझे रोज तो परचेस कॉलम की सारी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं रोज वाले सेक्शन में तो कुछ नहीं डालूंगा, बट मुझे कॉलम कौन सा चाहिए, तो मुझे कॉलम के अंदर तो कोई रेंज नहीं, मतलब मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है। अगर 2 चाहिए होते तो मैं यहाँ पे रेंज इस्तेमाल करता ना, बट यहाँ पे तो मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, और एक कौन सा चाहिए, तो मुझे लास्ट चाहिए। तो अगर लास्ट चाहिए मुझे तो यहाँ पे -1 में लिख दूंगा। अभी देखो ये -1 में -1 इंक्लूड होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि ये रेंज नहीं है, ये सिर्फ हमने इसको बोला कि भाई तुझे -1 अकेला डालना है, तो यहाँ पे वो -1 इटसेल्फ ही आएगा। अगर हम यहाँ पे अगर y को देखें एक बार, देन सी हमें पूरा ये एक डेटा फ्रेम की सीरीज के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, एक और चीज़ के देखो y हमें मिलेगा डेटा फ्रेम की सीरीज के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। अगर इसके अंदर अगर टारगेट वेरिएबल में 2 कॉलम होते तो वो भी हमें डेटा फ्रेम में मिल जाता, ठीक है। तो ये सीरीज है, और सिमिलरली अगर x को देखूं तो वो एक डेटा फ्रेम है, दैट्स वाई वो हमें स्क्वायर इसी तरह दिखता था, ठीक है। और हमें ये एक अरे के टाइप दिखता है। सो अगर आपको उसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफाई किया। तो पहला काम तो हमारा खत्म हो गया कि हमने हमारे डेटा सेट को टारगेट और प्रेडिक्टिव वेरिएबल के अंदर डिवाइड किया। नाउ अब देखते हैं कि भाई हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में अपने डेटा सेट को आखिर डिवाइड क्यों करते हैं। ऑलराइट, सो हम हमारे क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि व्हाई डू वी स्प्लिट अवर डेटा सेट, ठीक है। तो आपको एक जनरल प्रोसेस बताता हूँ कि मानो अभी आपको ट्रेनिंग टेस्टिंग का कुछ पता नहीं है, तो आपका अप्रोच किस तरह करेगा। तो आप एक डेटा सेट लोगे, ठीक है, ये ऑलरेडी क्लीन होगा, इसके अंदर कोई नल वैल्यू ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इसको डालोगे मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, और इस मॉडल के बेस पर आप एक मॉडल रेडी करोगे, ठीक है। अब ये मॉडल किस तरह रेडी हुआ कि आप इसको कुछ भी इंपोर्ट दोगे, या आपको अपने ट्रेनिंग डेटा पर से जो इसने मॉडल पे सीखा होगा उसके बेसिस पर से ये आपको एक आउटपुट देगा। ऑलराइट, पर यहाँ पे प्रॉब्लम एक है कि आपने क्या किया कि पूरे का पूरा डेटा सेट मशीन लर्निंग मॉडल में डाल दिया, ठीक है। अभी आपका मशीन लर्निंग मॉडल पूरे का पूरा जीरो से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी डेटा को जानता है, क्योंकि उसने उसी पर से सीखा हुआ है और बाद में आपने मॉडल बनाया। अब अगर आप ये सेम डेटा सेट को इस मॉडल में डाल के एक बार टेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक्यूरेसी मिलती है 98.5%। तो आप तो भाई बहुत खुश हो जाओगे, भाई हमें 98.5% एक्यूरेसी मिली है, तो हमारा मॉडल तो सच में भाई बहुत ही ग्रेट हो चुका है, ठीक है। सो इसको सीधा प्रोडक्शन में डाल देते हैं। तो अगर आपको इतने मिलती है तो अगर आपको ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बारे में पता नहीं होगा तो आप डाल दोगे, ठीक है, प्रोडक्शन में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम पता है ये क्यों हुई है, आपको 98% क्यों मिला, क्योंकि ये कुछ इस तरह का हुआ कि मानो कल आपकी एग्जाम है और रात को मैं आपको पूरा बैठा पेपर दे दूँ कि भाई तुझे यही पेपर कल जाके लिखना है, और आपने क्या किया कि रात को बैठ के वो पूरा पेपर लर्न कर लिया, ठीक है, और कल जाके आपने एग्जाम में उसको बिना देखे लिख के आए। तो अगर आप वहाँ पे 98% लाते हो तो डज इट मीन कि आप सच में उस सब्जेक्ट को जानते हो? नहीं ना, आपको तो ऐसे ही क्वेश्चन मिले जो आपको कल रात को पता थे। मजा तो तब आए, एग्जाम तो तब उसको हम बोल सकते हैं कि आपको ऑलरेडी पेपर पता ना हो और बाद में जो आप रिजल्ट लाओ वो सही है, ठीक है। तो पहले अप्रोच में मानो कि हमें 98.5% मिली है, बट अगर हम इसको प्रोडक्शन में डाल दे तो क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी दूसरा अप्रोच देखते हैं, वो है हमारा कि हम अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर डिवाइड करें। मानो कि मेरे पास एक डेटा सेट है जो 100 कार्स का डेटा सेट, या फिर मैं इसको 100 इंस्टेंस भी बोल सकता हूँ। ये 100 कार के डेटा सेट को मैंने क्या किया कि 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया। पहला डेटा तो वो था ट्रेनिंग डेटा, जिसके अंदर मैंने 80 इंस्टेंस रखी, 80 गाड़ियों का डेटा मैंने ट्रेनिंग में रखा और 20 गाड़ियों का डेटा मैंने टेस्टिंग के अंदर रखा, ठीक है। अभी ये 80 और 20 क्यों रखा वो चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैंने इन शॉर्ट अपने डेटा सेट को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया। इस हिस्से को मैं देखूंगा भी नहीं, ठीक है, ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए होगा। और मैंने जो अप्रोच यहाँ पे पहले फॉलो किया था कि अपने मॉडल को ट्रेन करने का, वो सेम अप्रोच मैं अपने इस सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के ऊपर अप्लाई करूंगा,
ठीक है, ट्रेनिंग डेटा को मैंने अपने यहाँ पे ट्रेन किया, एक मॉडल रेडी किया और वापस मैंने अपना ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी देखी तो मुझे 98.5% मिली। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको 98.5% एक्यूरेसी मिली, बट इससे आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि असली एग्जाम तो तब होगी ना जब आपको क्वेश्चन नहीं पता होगे। तो आपके डेटा सेट में हमने 20 वैल्यू ऐसे निकाल दी थी जो इस मॉडल के अंदर नहीं गई थी। इट मीन्स ये हमारा मशीन लर्निंग इस वैल्यूज को नहीं जानता है। अभी क्वेश्चन तो ये है, देखना ही है कि क्या हमारा मॉडल इन वैल्यूज को सही आंसर प्रेडिक्ट कर पाता है जो हमारे पास है। तो हमने क्या किया, ये वैल्यूज यहाँ पे डाली मॉडल में और फिर अपने इसने जो आंसर प्रेडिक्ट किया उसको हमने हमारे पास जो आंसर्स थे उसके साथ कंपेयर किया और देखा कि भाई हमें एक्यूरेसी मिली 66%। तो भाई कहाँ पे 98.5, मैं तो मान रहा था मेरा मॉडल 98.5 है, पर एक्चुअल में तो ये 66% एक्यूरेसी टेस्टिंग डेटा पे क्यों बता रहा है। तो इट मीन्स कि आपका मॉडल ओवरफिट हो चुका है। ओवरफिट किसे बोलते हैं, अगर आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छी एक्यूरेसी बता रहा है और वही मॉडल टेस्ट डेटा पे घटिया एक्यूरेसी बता रहा है, इट मीन्स कि आपने कुछ हायर डिग्री पॉलिनोमियल इस्तेमाल किए या फिर कुछ प्रॉब्लम है, बट आपका मॉडल ओवरफिट हो चुका है। ठीक है, तो मुझे कब पता चला कि ये मॉडल ओवरफिट है, जब मैंने ये टेस्टिंग और ट्रेनिंग में डिवाइड किया तब पता चला ना। ठीक है, अगर मैं इसको ये टेस्ट डेटा के बिना ही अगर इसको प्रोडक्शन में डाल देता तो बाहर जाके ये कोई मेरे को 98 की एक्यूरेसी नहीं देने वाला था, ये बाहर जाके तो मेरे को 66 की एक्यूरेसी देने वाला था। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ तो हमने यहाँ पे टेस्ट की, इसको ऐसे वैल्यू दी है जो उसको पता नहीं थे। अगर हम इसको प्रोडक्शन में डाल दे और एप्लीकेशन बनाए तो ऐसी थोड़ी वैल्यू देंगे जिसको हमने ट्रेन किया था, वो तो नई वैल्यू देंगे जो इसको नहीं पता होगी। तब वो कैसा प्रेडिक्ट करता है वो मैटर करता है। तो इसीलिए हमारे मॉडल की एक्चुअल में एक्यूरेसी कैसी है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे डेटा सेट को एक हिस्सा ट्रेनिंग का रखते हैं और एक हिस्सा टेस्टिंग का रखते हैं। अब देखो ये 80 और 20 का क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये बाय कन्वेंशन चीज़ है कि ठीक है, मेजोरिटी बार हम ये करते हैं कि ये बोला जाता है कि हम हमारे डेटा सेट को 80% ट्रेनिंग पे रखें और 20% टेस्टिंग पे रखें। ठीक है, बट ये डेफिनेटली मैटर नहीं करता, बट ये कोई फिक्स आंकड़े नहीं है। क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ, अभी तो देखो कि हमारे पास क्या था, अभी ये बहुत ही छोटा डेटा सेट है कि इसमें 100 कार्स का ही डेटा है, तो मैं यहाँ पे इसको 80 पे डाल रहा हूँ, 80 ट्रेनिंग में डाल रहा हूँ, 20 पे डाल रहा हूँ, दैट्स फाइन। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टाइम हम 80-20 पे डिवाइड करते हैं। बट अगर मानो कि यहाँ पे 10 करोड़ गाड़ियों का डेटा होता तो मैं सिर्फ अगर इसका 1% भी टेस्टिंग में डालता तो वो भी 1 लाख होता। ठीक है, तो देन टेस्टिंग के लिए 1 लाख इज मोर देन इनफ। तब आपको 20% को पकड़ के नहीं रखना है कि भाई 2 करोड़ वैल्यूज को डाल दो टेस्टिंग पे। ठीक है भाई, उतनी वैल्यूज आप 1 लाख डालो, बाकी की जो 1 करोड़ 99 लाख है उसको आप ट्रेनिंग में डालो, उसके ठीक है आपका मॉडल और स्ट्रांग होगा। तो उसको आप ट्रेनिंग में डालो, आपका मॉडल और स्ट्रांग होगा। वो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, वो ट्रेनिंग के अंदर आपको रिजल्ट में ज्यादा एक्यूरेसी दे सकता है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली आपके डेटा सेट में अमाउंट कितनी है उस पर डिपेंड करता है। बट अगर 100 हो, 1000 हो, ठीक है 10,000 हो, वहां तक अगर आप 10,000 हो तो यहाँ पे आप 10% डाल सकते हो। डेफिनेटली वो आप पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ कहना इतना चाहता हूँ कि कोई फिक्स आंकड़े नहीं है कि भाई 80-20 करना है, ठीक है, या फिर 70-30 करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं भाई 70-30 पे डिवाइड करें या फिर 80-20 पे। आपको जिस पे करना हो करो, आपके डेटा सेट में अमाउंट कितनी है उसको देख के करो। ऑलराइट, सो अभी साइकिल लाइन की मदद से हम देखते हैं कि हम ये चीज को किस तरह अपने डेटा सेट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ आई एम इन माय गूगल कोलैब और अभी देखो मुझे साइकिल लाइन की मदद से अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करना है। तो जैसे कि हमें पता हो कि किसी भी साइकिल लाइन कि लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने के पहले हमें उसको पर्टिकुलर वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। तो पर्टिकुलरली ये काम के लिए हमें कौन सी चाहिए लाइब्रेरी, तो उसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, और वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो sklearn.model-selection पे वो मिलेगी। ठीक है, तो उसका एपीआई देखो ये रही। बट अगर मानो मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, अभी तो मैंने आपको क्या बोल दिया, उसके नाम बोल दिए। ठीक है, अगर आपको कई ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो कि आपको उस एपीआई का नाम नहीं पता है, तो आप कैसे ढूंढोगे कि भाई पर्टिकुलरली यही एपीआई चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या काम के लिए चाहिए, मुझे डेटा सेट को स्प्लिट करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो गूगल पे सर्च करो sklearn स्प्लिटिंग डेटा सेट, आपको पहले ही एपीआई मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक बार आपको करके बताता हूँ sklearn स्प्लिटिंग डेटा सेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा और देखो मुझे पहले लिंक यहाँ पे मिल चुकी है। और जैसे ही आपको ये एपीआई खुले, सबसे पहला आपका काम क्या होता है, इसको इंपोर्ट करना। इंपोर्ट कैसे करना है, तो आपको पहले लाइन पे मिल जाएगा। ठीक है, जो ब्लू कलर का सेक्शन है ना, उसको आपको कैसे लिखना है, फ्रॉम sklearn.model-selection इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, तो चलो अपनी वही करते हैं, पहला काम अपना लिख देते हैं, फ्रॉम sklearn model-selection import train test split। ओके, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अभी अगर आपको पता हो कि scikit-learn की किसी भी एपीआई को अगर आप इंपोर्ट करो तो सबसे पहला काम होता है उसका आपको इंस्टेंस बनाना है। ठीक है, तो हम भी वहां पे सेम करेंगे। हम पहले क्या करते थे, एक वेरिएबल का नाम लिखते थे, उसमें इज इक्वल टू करके ये सेम चीज को यहाँ पे कॉपी करके
यहाँ पे डाल के और पैरेंथेसिस के अंदर उसको अगर कोई पैरामीटर चाहिए तो वो डाल के इसका इंस्टेंस बनाते थे। यही सेम चीज़ यहाँ पे करने वाले, बट ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना वो हमें अपने डेटा सेट को 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके देने वाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 वेरिएबल लिखने होंगे और वो कौन से लिखने होंगे तो वो भी यहाँ पे हमें है और उनकी सीक्वेंस वाइज से लिखने हैं, क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे कि देखो ये एक्स के एक्स कौन से, कैपिटल एक्स कौन से, तो जो हमारे प्रेडिक्ट वेरिएबल्स है वो। ठीक है, उसको भी क्या किया इसने 2 हिस्से में डिवाइड किया, ट्रेन और टेस्ट। और सिमिलरली वाई डेटा सेट जो हमारा टारगेट वेरिएबल था उसको भी ट्रेन और टेस्ट के अंदर डिवाइड किया। ये मैं आपको ग्राफ की मदद से बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ पहले इसके इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करते हैं। सो सिमिलरली मुझे यहाँ पे लिखना है, सॉरी मैं लिखने से वजह इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया और ये इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, वरना क्या होगा कि वाई टेस्ट की वैल्यू वाई ट्रेन में चली जाएगी अगर आप इसका ऑर्डर उल्टा सुल्टा करोगे तो। ठीक है, ओके, अभी इसके पैरामीटर की बात करें तो इसके पैरामीटर के अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या है, तो हमें इनको 2 एरर देने होंगे। तो वो कौन से होंगे, तो हमें 2 चीज़, तो सबसे पहले इसके पैरामीटर हमें 2 चीज़ देनी होगी। एक हमारा प्रेडिक्ट वेरिएबल पहले और बाद में हमारा टारगेट वेरिएबल। प्रेडिक्ट वेरिएबल क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले एक्स ट्रेन और टेस्ट है, तो सबसे पहले हम इसको अपना एक्स दे देते प्रेडिक्ट वेरिएबल, और बाद में वाई है तो यहाँ पे इसको वाई दे देते। ओके, तो हमने ये 2 चीज़ हमारे डेटा सेट की दे दी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे की थी। अभी दूसरी चीज़ कि भाई हमें हमारे इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि हम अपने डेटा सेट को मेजॉरिटी ऑफ टाइम 80-20 के अंदर डिवाइड करते हैं। अभी ये डेटा सेट छोटा है तो मैं भी एज्यूम करता हूँ चलो भाई इसको भी 80-20 के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, तो मुझे टेस्ट साइज की जो भी साइज हो उसको 0.2 के अंदर, ऐसे 0 पॉइंट के अंदर लिखूंगा। जैसे 20% हो तो मैं उसको यहाँ पे 0.2 लिखूंगा, अगर 33% हो तो 0.33, समझ रहे हो, 40% हो तो 0.4, इसी तरह। और इस पैरामीटर का नाम है टेस्ट साइज, तो यहाँ पे सिंपली मैं टेस्ट साइज स्पेसिफाई कर लेता हूँ। ओके, तो चलो ये तो खत्म हो गया। और एक चीज हमें डालनी है वो है रैंडम स्टेट। और रैंडम स्टेट क्यों, क्योंकि देखो ये क्या करने वाला है, अपने डेटा सेट को स्प्लिट करने वाला है। और ये कोई इस तरह स्प्लिट नहीं करेगा कि देखो भाई पहले जितने 6 कॉलम्स है इनको ट्रेनिंग में डाल दो, बाकी 3 को टेस्ट के अंदर डाल दो। नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं करते। अगर मानो कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मानो आपके यहाँ पे एक मेल और फीमेल का कॉलम होता और मेजॉरिटी ऑफ मेल की वैल्यू यहाँ पे सारी की सारी 6 में अगर मेल ही होती और पिछले मेजॉरिटी ऑफ डाउन के अंदर मानो फीमेल की वैल्यू होती, और अगर हमने बोला अगर ये ऐसे ही डिवाइड करता तो आप जिस डेटा सेट पर ट्रेन करने वाले हो उसके अंदर फीमेल की वैल्यू ना बराबर हो या इनफैक्ट हो भी नहीं। ठीक है, तो फिर आप ने ऐसे मॉडल पर ट्रेन किया है जिसके अंदर आपने फीमेल के डेटा को पढ़ा ही नहीं है, और अगर बाद में जाके आप अगर टेस्ट में फीमेल को प्रेडिक्ट करने जाओगे तो आपको कहाँ से एक्यूरेसी सही मिलने वाली है। तो ये जो टेस्ट और ट्रेनिंग का डेटा होता है वो किस तरह स्प्लिट करता है कि आपका जो यूनिफॉर्मिलिटी है वो मेंटेन रहे। इट मीन्स कि ट्रेनिंग डेटा के अंदर भी जो जेंडर का रेशियो है वो मेंटेन होगा, सेम रेशियो टेस्ट डेटा के अंदर भी मेंटेन होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है पहली रो मानो कि यहाँ पे ट्रेनिंग में गई तो दूसरी रो यहाँ पे टेस्ट पे जा सकती है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 2 ट्रेनिंग में गई तो उसके बाद की टेस्ट पे जा सकती है। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको और मुझे डेटा सेम चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर, तभी आपको मेरी जैसी एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, तभी हमारे और आपके रिजल्ट सेम आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे रैंडम स्टेट यहाँ पे मेंशन करते हैं तो ये पर्टिकुलरली जो डेटा मेरा ट्रेनिंग में गया होगा वही डेटा आपका ट्रेनिंग में गया होगा, और जो डेटा मेरा टेस्ट में गया होगा वही डेटा आपका भी टेस्ट में गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ रैंडम स्टेट इज इक्वल टू, कोई भी नंबर आप मेंशन करो बट नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ मैं 56 कर रहा हूँ तो आपको भी 56 मेंशन करना है। और एक चीज़ कि मानो अगर आप दोनों मैच ना कर रहे हो, अगर मानो आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या आपको फिर रैंडम स्टेट मेंशन करने की जरूरत है? जी हाँ, तब भी आपको रैंडम स्टेट मेंशन करना है। वो क्यों करना है आपको पता है? देखो मैं आपको बिना मेंशन किए हुए एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया। ओके, अभी मैं अपना एक्सट्रेन यहाँ पे देख रहा हूँ। इसने देखो मुझे इस तरह की वैल्यू दी, पहली कौन सी थी 6-5। ओके राइट, कॉलम का नंबर याद रख लो 6 और 5। ये तो अपना जीपीटी नोटबुक है, तो मानो हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको एक ही बार रन करें, बाद में अगर इसको हम रन ही ना करें तो ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। बट अगर आप किसी आईडीए में काम कर रहे हो और मानो कोई दिक्कत आ गई और आपने वापस इस प्रोग्राम को रन किया देखने के लिए चेंज करके, तो क्या होगा कि देखो अगर आप इसको वापस रन करो तो आपका ट्रेनिंग डेटा बदल जाएगा। सी देखो ये बदल गया, तो भाई फिर आप करोगे कैसे? अगर हर बार ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा बदल रहा है तो आपको अपने मॉडल को डिबग ही कैसे करोगे? तो ठीक है, तो पर्टिकुलरली यह वहां भी काम आता है कि आप जितने भी बार अपने इसको रन करो आपको सेम डेटा मिले। ठीक है, तो दैट्स वाई हम कोई भी नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पे 78 इस्तेमाल कर देता हूँ, तो अभी मैं इस कॉलम को जितनी भी बार रन करूंगा मुझे सेम डेटा सेट मिलेगा। ठीक है, देखो सी 25 पहले था 25। ओके,
सो यहाँ तक आपका क्लियर काम खत्म हो गया और अल्टीमेटली हमने हमारे डेटा सेट को एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट में डिवाइड भी कर लिया। अभी एक बार इन नंबर्स को ध्यान से समझ लेते हैं ताकि हमारा काम खत्म हो जाए। और राइट, तो देखो ये हमारा कुछ इस तरह का डेटा सेट था। तो हमने सबसे पहले क्या किया था याद है, अपने डेटा सेट को हमने प्रेडिक्टिव वेरिएबल एक्स के और टारगेट वेरिएबल वाई के अंदर डिवाइड किया था। जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है वो हमारा प्रेडिक्टिव वेरिएबल है, ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स है, और रेड के अंदर आपको जो दिख रहा है वो टारगेट वेरिएबल है। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना था, अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्ट के अंदर भी डिवाइड करना था। तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है उसने क्या किया कि पहले जो ऊपर की जो 2 से लेके जो 12 की वैल्यू है इसको इसने क्या कर दिया, ट्रेनिंग डेटा पे डाल दिया, ठीक है, और नीचे की जो वैल्यू है उसने इसको टेस्ट डेटा पे डाल दिया। ओके, और ये मैंने बोला था आपको 4 हमें वैल्यूज के अंदर देता है, ठीक है, ये हमें ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा 2 वेरिएबल के अंदर नहीं 4 वेरिएबल के अंदर देता है। तो वो 4 वेरिएबल कैसे बने, तो अपने जो ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो मैट्रिक्स ऑफ फीचर्स है, यानी जो प्रेडिक्टिव वेरिएबल जो ट्रेनिंग डेटा के अंदर थे वो एक्स ट्रेन के अंदर आएंगे। सिमिलरली जो ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो हमारे टारगेट वेरिएबल थे वो वाई ट्रेन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो देखो ये टारगेट प्रेडिक्टिव वेरिएबल था, इसके लिए एक्स, और ये ट्रेनिंग डेटा था, इसके लिए यहाँ पे ट्रेन लिखा हुआ है। सो एक्स ट्रेन, सिमिलरली वाई ट्रेन, और सेम कंसेप्ट पे ये टेस्टिंग डेटा का प्रेडिक्टिव वेरिएबल है इसलिए एक्स टेस्ट, और सिमिलरली ये टेस्टिंग डेटा का टारगेट वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इट इज अ वाई टेस्ट, ठीक है। तो अगर इसको एक बार आप ध्यान से भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलो एक बार अपने सारे वेरिएबल्स देख देते हैं। हमने यहाँ पे एक्स ट्रेन को देख लिया था, देखो सेम फीचर से, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रेलिया से लेके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तक, ठीक है। तो सिमिलरली अपने एक्स टेस्ट में क्या आएगा, तो भाई ये वही चीज आएगी, एक्स यानी क्या होगा, ये सेम कॉलम आएगा, ठीक है, बट इसके अंदर अमाउंट कम होगी क्योंकि ये 20% ही अपने डेटा का, तो वो सेम चीजें मिली हमें यहाँ पे। अभी वाई ट्रेन के अंदर क्या आएगा, तो वाई मीन्स क्या, ये टारगेट वेरिएबल है, तो ये ऊपर में हमें मेजॉरिटी ऑफ डेटा वाला टारगेट वेरिएबल मिलेगा, और सिमिलरली कम डेटा वाला यहाँ पे हमें वाई टेस्ट मिलेगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। एंड इफ यू वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ सजेशन, यू आर रियली वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आप डेफिनेटली सजेशन दे सकते हो। एंड अगर आप इसी तरह डेटा प्री प्रोसेसिंग और मेरी मशीन लर्निंग के ऊपर भी प्लेलिस्ट आने वाली है, सो अगर आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।